पहला क्वेश्चन है, अ टीचर वांट्स टू सेलेक्ट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन विद हर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शी चूज। देखिए कई सारे क्वेश्चंस आपके कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं, हालांकि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन ऐसा कहा जाता है, बट आपको कॉमन सेंस डेवलप करना है एज अ टीचर और एज अ ह्यूमन बीइंग भी। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक या सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती हैं, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी। पहला ऑप्शन है, अब ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम बोले तो जैसे अभी रियल टाइम में आपके पास क्वेश्चन मैंने बताया और सामने आपके पोल आ गया, ये लाइव चल रहा है सेशन और आप उधर से, मैं इधर से बोल रही हूं, आप कमेंट कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कुछ भी पूछूंगी आप कमेंट करके बता देंगे। ऐसा नहीं है, जब आप रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं इसी वीडियो को तो ये असिंक्रोनस बन जाता है, यानी कि ये नॉन रियल टाइम हो जाएगा। आई डोंट नो इफ दैट्स अ वर्ड, बट हम कहेंगे कि वो रियल टाइम नहीं है। रियल टाइम बोले तो जब आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, हाय बहन कैसी है ना, या हाय फलाने कैसा है, ठीक है ना, वो सामने से रिप्लाई कर रहा है मर चुका हूं, मजाक कर रही हूं दिल पे मत ले जाना, है ना, या फिर व्हाटएवर, मेरे बेबी ने खाना खाया, सोना ने खाना खाया, व्हाटएवर। तो ये जो इस तरह की चीजें भी किस में आती हैं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आती हैं, है ना। बाबू ने खाना खाया, राइट, बड़ा मुश्किल हो जाता है, देखो प्रैक्टिस नहीं होती है तो ऐसा होता है। तो अगर हम बात करें तो ये उधर से रिप्लाई आ रहा है हाँ खा लिया, यार नहीं बहन तुम ही खिला दो, 25 साल से तो भूखा ही हूँ या भूखी ही हूँ। जैसे आज से पहले ना वो खाना खाता था और ना वो खाना खाती थी, अब जब तक पूछेंगे नहीं तब तक खाना जाएगा नहीं अंदर। खैर छोड़िए। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है जब आप रियल टाइम में, आपको दिख रहा है कि आपने मैसेज किया, सामने वाला टाइप करते हुए नजर आ रहा है आपको, मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन है। अगर यही ऐसा हो कि आप गैप देकर के, जैसे टेक्स्ट मैसेज में कुछ हद तक आपको, हालांकि टेक्स्ट मैसेज भी जो है वो सिंक्रोनस में ही आता है, बट अगर एग्जांपल लेते हैं मेल का, तो ईमेल में जरूरी नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा सामने वाले ने कब देखा, देख भी लिया या नहीं देखा, और वो कब रिप्लाई करेगा, वो बीच में पॉज ले सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एसिंक्रोनस हो गया, जहां पे रियल टाइम में नहीं हो रही है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आज न्यूज में कोई बात हुई है और कल उसका न्यूज़पेपर में छपेगा, जबकि आप लाइव, कोई न्यूज चैनल है और वो लाइव बता रहा है किसी घटना से, तो वो सिंक्रोनस हो गया, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो हम ये कहेंगे कि फोन कॉल्स, हाँ फोन कॉल्स हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने फोन किया और सामने वाला जवाब दे रहा है खाना खाया कि नहीं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एसिंक्रोनस हैं, वो सिंक्रोनस नहीं कहला सकती। क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम नहीं है। जब आप इस वीडियो को लाइव ना देख करके इसका रिकॉर्डेड फॉर्म देखेंगे या इसको रिकॉर्डेड टाइम में देखेंगे होगा, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म एसिंक्रोनस है। तो अगर एसिंक्रोनस पूछेगा तो आप समझ जाएंगे सिंक्रोनस पूछ रहा है। ये ऐसा वर्ड है जिसको आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, कुछ टर्म्स इंग्लिश में याद रहे तो अच्छा रहता है, ठीक है जी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक बार को कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस पे आपने चाचा बुआ फूफा सब किस पे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं, तो वो भी सिंक्रोनस है। लेकिन ये प्री रिकॉर्डेड सिंक्रोनस नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं बनता है। ईमेल एसिंक्रोनस है क्योंकि वहां रियल टाइम में पता नहीं लगेगा कि तुरंत से रिप्लाई आएगा या नहीं, इंसान पॉज लेकर के भी जवाब दे सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट अगेन पोस्ट है, लाइव होता, एक कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती तो वो सिंक्रोनस हो जाता। फोन कॉल सिंक्रोनस होती है नो डाउट। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे कि आपकी ऑर्कुट पे हुआ करती थी एक टाइम पे मैसेज कौन सा होता है, ये फेसबुक मैसेंजर पे करते थे लोग, अभी भी करते होंगे। जीमेल पे भी एक चैट का ऑप्शन आता है ना, और आई मैसेज या आपका व्हाट्सएप है, वी चैट, और पता नहीं कितने तरह के जो है आपके चाइनीज से लेके और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स या डेवलपर्स जो है आप लाते हैं, जहां पे आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हम व्हाट्सएप यूज करते हैं आज की डेट में, या टेलीग्राम हो गया, वो भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। ब्लॉग्स तो आप लिख करके छोड़ देते हैं, जरूरी नहीं है वो रियल टाइम में जो है सामने वाला उस पर रिप्लाई कर रहा हो। टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, तो इसमें जब तीनों ऑप्शन मैच करेंगे तब बात बनेगी, क्योंकि ब्लॉग्स जो है वो सिंक्रोनस नहीं है, इसलिए ऑप्शन हट गया। ठीक, डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्यों है उस पर समझते हैं। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, कोरोना आया था सबने जूम मीटिंग की है, या आप माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहे हैं, या आप जूम का यूज कर रहे हैं, या फिर आप फेस टाइम यूज कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, रियल टाइम है। उसी समय आप बोल रहे हैं, उसी समय सामने वाला देख पा रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन चैट सेशंस का भी सेम है कि आप टाइप कर रहे हैं, अगले वाले को पता लग रहा है, तुरंत विद इन सेकेंड्स या तुरंत के तुरंत मैसेज डिलीवर हो जा रहा है। फोन कॉल्स भी सिंक्रोनस होती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी सही है। बाकी में कोई एक ऑप्शन सही था या एक ऑप्शन गलत था, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ थीम ट्रेवल रेलवे स्टेशन depicts utilization of a community resource in EVS, which of the following will complete the theme food? मतलब भाई कम्युनिटी रिसोर्स नाम का एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है भाई? कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं जो हम सामुदायिक संसाधन यानी समुदाय से जिन संसाधनों का प्रयोग करके हम कोई चीज सिखा रहे हैं ईवीएस में। यानी सामुदायिक संसाधन क्या हो सकते हैं? आप किसी नर्स को क्लासरूम में ले आए, आप किसी फार्मर को क्लासरूम में ले आए, किसान को पौधों के बारे में बताने के लिए, नर्स को ले आए या डॉक्टर को ले आए बीमारियों के बारे में चर्चा करने के लिए, हेल्थ पे डिस्कशन के लिए, तो वो एक कम्युनिटी का पार्ट है वो डॉक्टर, जिसको आप क्लासरूम में लेकर के आए, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स बन गया। उस रिसोर्स का संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं क्लासरूम में सिखाने के लिए। अब लेकिन यहां पूछा क्या है, इन्होंने कहा है यदि रेलवे स्टेशन जो है 6 थीम्स हैं आपके ईवीएस में, याद है ना, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, याद है ना, फैमिली, फ्रेंड्स, ये 6 थीम्स हैं। तो ट्रेवल जो थीम है, यदि उसके कॉन्टेक्स्ट में, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन दिखाया गया है थीम यात्रा के तहत, यानी कोई जगह है, कोई स्थान है, ठीक है ना, अगर कोई स्थान है, ठीक। अब ईवीएस में यदि ट्रेवल थीम पढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन पे ले जाया गया, तो फूड पढ़ाने के लिए कहां ले जाएंगे? अब आपको यहां पे किसी व्यक्ति से नहीं, स्थान से ही जोड़ना है। ये वैसा ही कि इसका रिलेशन इससे क्या है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो एग्रीकल्चरल फार्म, हाँ सही लग रहा है, लेकिन फॉरेस्ट नहीं, हम वहां लेकर के जा रहे हैं जहां एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना। और क्या है, फूड है हमारा जो थीम है, फॉरेस्ट जरूरी नहीं है। जो एग्रीकल्चरल फार्म है, मान लीजिए गन्ने का खेत है, या फिर कहीं पे टमाटर लगे हुए हैं, या एक फार्म है जिसमें मल्टीपल चीजें बोई जा रही हैं या उगा रहे हैं आप, तो वहां वो ज्यादा बेहतर जगह होगी फूड यानी भोजन थीम को दर्शाने के लिए। जैसे कि ट्रेवल थीम को दर्शाने के लिए क्या रेलवे स्टेशन एक बेहतर जगह इन्होंने चूज की है। तो फॉरेस्ट या शॉपकीपर या फार्मर ये सब मत लगाइएगा, क्योंकि आपसे स्थान पूछा है। फॉरेस्ट जमता नहीं है और खतरनाक भी हो सकता है बच्चों के लिए। शॉपकीपर, यहां इंसान की बात नहीं हो रही थी, जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था उसी में पूछना है। फार्मर भी यहां नहीं चलेगा, क्योंकि स्थान की बात हो रही थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में चूज करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाइल टीचिंग, देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीटेट में बहुत, इसको हल्के में नहीं लेके छोड़ना है कि अरे अब थोड़ी आएगा, वैसा नहीं सोचना। वाइल टीचिंग ईवीएस, अ टीचर्स स्टेटमेंट और क्वेश्चन which encourages students to elaborate on an answer either on their own or from the responses of their peers is, कल हम सीडीपी कर रहे होंगे भाई। अगर हम बात करें ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करे, यानी एक ऐसा क्वेश्चन या स्टेटमेंट जो एनकरेज करता है बच्चों को एलेबरेट करने के लिए एक आंसर पे, कि आपने आंसर दे दिया, जैसे हम अभी बात कर रहे थे वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की, तो मैंने एलैबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, और उसमें इन बिटवीन अगर मैं और क्वेश्चंस आपसे पूछती जाऊं तो वो क्या बन जाएगा, प्रोबिंग क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ये प्रोबिंग क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ऐसा नहीं है सब कुछ चीजें जो है रिपीट हुई हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो एज इट इज नहीं, हल्का सा ट्वीक करके, एज इट इज भी कई क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को खोजपूर्ण प्रश्न या प्रोबिंग क्वेश्चन कहते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन क्या होते हैं, व्यक्ति को या थिंकर को डीप थॉट में इन्वॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं, डीप थिंकिंग के लिए। प्रोबिंग ऐसा है जैसे आप खोज करने निकले हो या खुदाई करने निकले हो, है ना, मतलब डिग अप कर रहे हैं आप उसको और खोद करके देख रहे हैं, उसके जड़ों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके, एक टॉपिक के, एक थीम के, वॉट एवर द थिंग इज। तो हम यहां पे बात कर लेंगे, अच्छा पानी नहीं होगा तो क्या होगा। एक बच्चे ने बताया जी हम तो प्यासे रह जाएंगे, दूसरा बच्चा बता रहा है कि हम तो कार नहीं धुल पाएंगे जिसमें हम पानी वेस्ट करते हैं, तीसरा बच्चा कुछ और बता रहा है ना। फिर आप कहेंगे अच्छा तो पानी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे से तीसरा क्वेश्चन, आप डीप में जाने के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हीं को प्रोबिंग क्वेश्चंस कहते हैं। बात सही है या नहीं है ये बता दो बस। प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं जो इलैबोरेट करने के लिए एक आंसर पे या उसमें और डीप में जाने के लिए पूछे जाते हैं। कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, चेनिंग का यहां कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, ये कहता है अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान से भी पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली। 6 थीम्स हैं, अगेन याद रखना है कितनी थीम बेस्ड टीचिंग होती है ईवीएस में, 6 थीम्स हैं टोटल, 6 थीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टाइटल ऑफ हर यूनिट प्लान। अनीता प्रिपेयर कर रही है एक यूनिट प्लान फैमिली टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो उनका जो है टाइटल क्या होगा, फैमिली टॉपिक, फैमिली थीम पे बात करने के लिए।
देखिए एक यूनिट प्लान में मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं। एक यूनिट प्लान 1 महीने के लिए या थोड़े समय के लिए, मल्टीपल मंथ्स के लिए भी बनाया जा सकता है, जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स होंगे। यूनिट मतलब एक बड़ी यूनिट और उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, उसमें कुछ चैप्टर्स होंगे, ठीक है ना, एक थीम के अराउंड। तो फैमिलीज, माइग्रेटिंग फैमिलीज, तो ये तो सिर्फ एक टॉपिक हो गया, जबकि एक यूनिट में मल्टीपल टॉपिक्स का होना जरूरी है, तभी तो यूनिट कहलाएगी, नहीं तो एक टॉपिक ही ना बन जाएगा वो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, तो सिर्फ टाइप ऑफ फैमिली थोड़ी पढ़ेंगे फैमिली थीम में, बहुत सारी चीजें हैं, रिलेशनशिप्स होंगे और भी चीजें होंगी। फैमिली में रिलेशनशिप्स विद इन अ फैमिली, तो जबकि हमें यूनिट में मल्टीपल टॉपिक्स चाहिए होते हैं, ये एक सिंपल बात आपको याद रखनी है। फैमिली रिलेशनशिप्स, थीम का नाम क्या है, फैमिली, परिवार, जिसके अंदर क्या होगा, रिलेशनशिप्स, जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशंस एज सोशियो कल्चरल एंटिटी इन चेंजिंग टाइम्स। मतलब इसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं, थीम क्या है, फैमिली। तो टाइटल रखेंगे फैमिली, जिसमें संबंध के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, चाचा फूफा मामा, वॉटेवर। लिंग भूमिकाएं, सोशल या जेंडर रोल्स क्या हैं और समय के साथ वो बदल कैसे रहे हैं। ये नहीं है कि मम्मी खाना बनाती है तो मम्मी को ही खाना बनाना चाहिए, ठीक है ना। ऑक्यूपेशंस, यानी कि काम क्या करते हैं लोग, भाई वो सब भी तो फैमिली से जुड़ा हुआ है, कि लोग जाते हैं सुबह, पापा जाते हैं ऑफिस, मम्मी जाती हैं ऑफिस, है ना। सोशियो कल्चरल, या घर में आपकी अगर हाउस हेल्प है वो आ रही है तो वो भी क्या कर रही है, काम कर रही हैं, उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए। सोशियो कल्चरल एंटिटी इन चेंजिंग टाइम्स, कैसे सामाजिक आर्थिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बदलाव भी हो रहा है समय के साथ। तो इसमें मल्टीपल टॉपिक होगा, इसलिए एक यूनिट कहलाएगा, एक इकाई कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट होंगे या कई सारे टॉपिक्स होंगे। मिस शीतल लाइक्स टू यूज स्टोरीज एंड पोएम्स इन प्राइमरी क्लासेस। एक मिस शीतल नाम की अध्यापिका हैं जो कहानियां और कविताएं सुनाती हैं अपनी कक्षा में। प्राइमरी क्लासेस यानी 1st to 5th क्लासेस की बात हो रही है। टू एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईवीएस पढ़ाने के लिए द मोस्ट एप्रोप्रिएट लॉजिक फॉर हर यूजिंग स्टोरीज एंड पोएम्स इज टू, यानी उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है कि वो कहानियां और कविताएं यूज करती हैं पढ़ाते समय, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूं भर भर के, हम थोड़ा हंसी मजाक करते हैं बीच में, थोड़ी बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं, उसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है कि ये मेरी टीचिंग स्किल्स का पार्ट है, कि आप कनेक्टेड फील करें, आपको मजा आए सीखने में, ऐसा ना लगे हाय रे बड़ा जोर पड़ रहा है या पढ़ने आए तो बस रट्टा लगवा दो एक तरफ से। नहीं, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेकर के आए, थोड़ा हंसी मजाक करें ताकि एंजॉय करके पढ़ पाए और भूले ना उस चीज को। ये मेरा लॉजिक हुआ, मेरी पेडागोजी का लॉजिक हुआ या मेरे मेथड्स का लॉजिक हुआ। ठीक, किसी को लग सकता है कि भाई हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक, जब आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं तब टाइम वेस्ट नहीं होता। देखिए, तो अगर हम बात करें यहां पे, तो एक स्टोरीज और पोएम्स यूज करने का क्या लॉजिक हो सकता है टीचर का ईवीएस में। पहला ऑप्शन है कंप्लीट द ईवीएस सिलेबस एज वेल एज स्टूडेंट्स हैव हर्ड देम बिफोर कमिंग टू स्कूल। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना और साथ ही स्कूल में आने से पहले बच्चों ने कहानी सुनी होती है, इसलिए कहानियां ही सुना दो। देखिए, कभी भी सिलेबस पूरा करना किसी भी टीचर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सिलेबस पूरा हो जाएगा यदि आप तरीके से चलेंगे, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना, जो कि हम बहुत सारे स्कूल्स में अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो आज भी सिलेबस के पीछे पागल हुए रहते हैं हम लोग, इतना प्रेशर होता है कई बार टीचर्स पे भी, बट होना नहीं चाहिए। आइडियली ये सही तरीका नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे हम भागें। यही होता है ना, फिर हम ट्यूशंस में देखते हैं कई बार टीचर्स फटाफट से सिलेबस करा देते हैं कई बार, और फिर कहते हैं बेटा ट्यूशन पढ़ने आ जाना घर पे अगर तसल्ली से पढ़ना है तो। वो ट्यूशन में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और स्कूल में हो नहीं पाता कई बार। समझ रहे हो ना बात को? तो सिलेबस कंप्लीट करना कभी भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसका हाफ पार्ट सही था हालांकि। बी ऑप्शन है एनकरेज द स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन पोएम्स एंड स्टोरीज। खुद की पोएम्स और स्टोरीज लिखें। तो लैंग्वेज की क्लास थोड़ी चल रही है, ये उद्देश्य थोड़ी होगा। ईवीएस पढ़ाने में उद्देश्य कुछ और होगा। ये लैंग्वेज की क्लास में हो सकता था कि उनको स्टोरी और वो सब, ये ठीक है बात, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं लग रही है। चलिए फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता सही हो। अभी इस पे कांटा नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ इसका पक्का है कि सिलेबस कंप्लीट कराना, इसको हम डाइसी रखते हैं बीच में कहीं, ऑप्शन का जैसा बैलेंस बनेगा उसके साथ जाएंगे। मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर। चलो ये बात भी ठीक है, अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे पोएम्स से, स्टोरीज से, और लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। जैसे आपने दादी नानी की कहानियां सुनी होंगी और उससे आपकी भाषा भी बेहतर होती है स्टोरी टेलिंग से, या स्टोरी का जो फॉर्मेट है पूरा। मेक द लेसन्स मोर इंटरेक्टिव, एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये कह सकते हैं, बी ऑप्शन क्या था, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन पोएम्स एंड स्टोरीज। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये ठीक ही है। हालांकि हम इसको हटा देते अगर सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता, लेकिन हम मल्टीपल ऑप्शंस यहां चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तीनों को हम सिरे से नहीं नकार सकते, और तीनों का ऑप्शन हमारे पास है तो हम इसके साथ चले जाएंगे। बीसीडी, बीसीडी कहां बन रहा है आपका सी ऑप्शन में।
तो हम सी के साथ जाएंगे। हाँ ठीक है, हम एनकरेज कर सकते हैं बच्चे अपने किस्से कहानियां लिखें, वो उनके ट्रैवल के किस्से हो सकते हैं, उनके परिवार के किस्से हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ईवीएस भी वहां इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कई बार या बहुत ज्यादातर बार ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हम आंसर किस तरह से चूज करेंगे, क्योंकि मैं बार बार यही बात कहती हूं, पेडागोजी में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ऑप्शन किस तरह के अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से बेस्ट चूज करके हमें लेकर के आना है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस फ्रॉम क्लासेस 1 to 5, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। यानी ईवीएस पढ़ाने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले आपने कभी लेसन प्लानिंग की होगी, जो पाठ योजना बनाते हैं आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जो भी आपके डीएड जितने भी कोर्सेज हैं सब में लेसन प्लानिंग होती है, पाठ योजना बनाई जाती है। उसमें आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि ये सामान्य उद्देश्य होंगे इस सिलेबस से रिलेटेड, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे विशिष्ट उद्देश्य इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उद्देश्य जरूर परिभाषित होते हैं पहले से ही कि हम किसी चैप्टर को या किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या कोई भी काम हम कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जैसे मैं और आप अभी जुड़े हुए हैं, उद्देश्य है ना पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और जीवन के लिए भी थोड़ा सा सीख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, क्लासेस 1 to 5 में मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा ईवीएस पढ़ाने का, यानी ईवीएस बोले तो पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज। ये कई बार एनवायरमेंटल साइंसेस कह देगा, बट आपको ये याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल स्टडीज फुल फॉर्म है ईवीएस की, जो हम प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस नहीं है, एनवायरमेंटल स्टडीज में साइंस भी है, आपका एसएसटी भी है और आपका एनवायरमेंट भी है, 3 सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा बातें जो मैं आपको बताते चलूंगी। फटाफट से देखते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव। एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, चलो ठीक है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टडीइंग साइंस एट द मिडिल लेवल, चलो कुछ हद तक मान भी लेते हैं, वैसे ये उद्देश्य होता नहीं है बट मान लेते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव पूछा है। डेवलपिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, चलो मान लिया, अब तीनों ठीक हो गए ऐसे तो। 4th क्या है, हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। अब हमें पता है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो सब क्या कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बच्चे के स्कूली ज्ञान को आप बाहर के जीवन से जोड़ दीजिए। इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा कहां है, डी ऑप्शन में है, बस तो वही सही हो गया। बेशक तीनों अच्छे थे, लेकिन आपको तो अपने लिए बेस्ट चुनना है, ठीक है ना। क्लियर है बात। आप जाते हैं एक रबर बैंड भी खरीदने जाएंगे आप, तो आप बेस्ट चूज करके लाते हैं अपने लिए। 5 रबर बैंड हो सकती है वहां स्टोर में और आपको 5 अच्छे लग रहे हैं, या मान लीजिए घड़ी लेने आप गए थे और एक वॉच भी आप बेस्ट चूज करके लाते हैं अपने अनुसार, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा बच्चे के अनुसार बेस्ट चूज करना है। तो बच्चे के अनुसार बेस्ट क्या है, डी ऑप्शन, कि आप बच्चे को उसके क्लासरूम के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ रहे हैं, जो कि एनसीएफ कब से कह रहा है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा डी ऑप्शन में होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ईवीएस टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स एन एक्सपेरिमेंट इन क्लास in which an egg sinks in a tumbler with water but floats upon adding salt to the water. Which of the following is the most appropriate explanation she can give to students inquiry? मतलब क्या हुआ भाई, एक ईवीएस की कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करती है टीचर, जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, बस उसी में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है। इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं जिसमें एक अंडा पानी के ग्लास में डूब जाता है, लेकिन पानी में जब आप नमक मिलाते हैं तो वो तैरने लगता है। कौन, अंडा, चूजा नहीं उसके अंदर का निकल के, ठीक है। तो अगर हम बात करें विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए, वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। अब टीचर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे, ये जो अंडा है वो नॉर्मल पानी में डूब गया, लेकिन जब नमक ऐड किया पानी में तो अंडा तैरने लग गया। यहां पे नींबू भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है, अलाउ ईच स्टूडेंट्स टू कंक्लूड ऑन देयर ओन बाय एडिंग डिफरेंट आइटम्स इन वाटर, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। तो क्या ये चीज वस्तु के बारे में है या डेंसिटी के बारे में है भाई। अगर हम बात कर रहे हैं वो सॉल्ट ऐड करने से जो डेंसिटी बढ़ी है उसकी वजह से हुआ है ये, तो इसमें चीजें कितनी भी ऐड करेगा तो कोई सेंस तो बनेगा नहीं। द एग फ्लोट्स ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या ये सही है, हाँ सुनने में तो सही लग रहा है, फिर भी देखते हैं। यू विल लर्न द करेक्ट रीजन इन हायर क्लासेस, ये कोई तरीका नहीं है कि हम ये कहते हैं आप हायर क्लासेस में सीखेंगे, जो सही रीजन है हम नहीं बता रहे अभी भाई। डिटेल आप हायर क्लासेस में जान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो बता ही सकते हो। फिर ये एक्टिविटी कराई क्यों थी। डी ऑप्शन है, कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट।
अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। यानी जब आप कम नमक डाल रहे हैं तो क्या चीजें डूब रही हैं, क्या चीजें नहीं डूब रही हैं। तो अभी आप एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखेंगे, उसके बाद इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि डेंसिटी की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, प्राइमरी क्लास में हैं। तो अभी हम यहां ऑब्जर्व करने के लिए उनको कहेंगे और ऑब्जर्वेशन से उनको खुद एक आइडिया लगेगा कि रीजन क्या है, नहीं तो आप वहां तक पहुंचाएंगे बच्चे को। तो सीधा जवाब देने से अच्छा होता है कई बार कि आप बच्चे को लीड करें सही जवाब तक, उसको ऑब्जर्व करने का, एक्सपेरिमेंट करने का मौका दें। तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन, ज्यादा एक्टिव कहां है बच्चा, डी ऑप्शन में। नहीं तो ये तो आप पहले भी बता सकते थे कि डेंसिटी की वजह से हो रहा है।